हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल अकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री क्वेश्चंस ईयर 2023। 1993 से लेकर के 2022 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हम 2023 करेंगे, उसके बाद फाइनली हम 2024 करेंगे एंड दैट वुड फिनिश आवर पीवाईक्यू डिस्कशंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो बेटा, ये ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, यानी कि यूपीएससी जो है वो नियो इवोल्यूशनिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, मतलब कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। कैसे? क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो पहले आपके 1990s में आते थे, इसलिए मैंने आपको 1993 से पीवाईक्यूज कराया है ताकि आप समझो कि सेम चीज अब ट्रेंड फॉलो हो रही है। सो 7th August is declared as a National Handloom Day. Statement 2. It was on 1905 that Swadeshi movement was launched on the same day. आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस हुई थी? 19 जुलाई 1905 में। पीवाईक्यू में डिस्कस किया है हमने, कर्जन ने अनाउंस की थी, लॉर्ड कर्जन ने। जुलाई के बाद जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुई तो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यानी कि 1905 में जो है 7 अगस्त को स्वदेशी बॉयकॉट स्टार्ट होता है ऑपोजिशन में। लेकिन इसके बावजूद 16 अक्टूबर 1905 में जो है वो पार्टीशन टेक्स प्लेस, पार्टीशन हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही सही है, फर्स्ट भी सही है। नेशनल हैंडलूम डे क्यों? ताकि वो सेल्फ सफिशिएंसी दिखाए अपने आप को इन प्रोडक्शन ऑफ द क्लोथ्स। सो 7th August नेशनल हैंडलूम डे बिल्कुल सही है। 1905 स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन द सेम डे, ये बात भी सही है। सो बेसिकली ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे 7th August, ठीक है, 1905 स्वदेशी मूवमेंट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? डू आई नीड टू टेल यू अगेन एंड अगेन? दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। हमने ये पहले भी देखा है ना, कि चार्टर एक्ट 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और कौन थे? इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? दोनों सेम थे। मतलब ये कौन थे? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट थे द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आई थी भैया? आपकी 1773 में आई थी, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आई थी, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1870। तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आई थी किस चीज के लिए? रेगुलेटिंग एक्ट आई थी कंपनीज के अफेयर्स को, कंपनीज के काम को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से के साइड से। पिट्स इंडिया एक्ट क्या थी? पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आई थी, 1773 के ठीक एक साल बाद, उसमें क्या हुआ था कि प्रॉपर रेगुलेशन जो था वो कंपनी पे ब्रिटिश अथॉरिटी ने बनाई थी। कैसे? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, सीओडी, है ना। सीओडी और बीओडी बना के एक बोर्ड थी जो कि लुक आफ्टर करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। और सीओडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चार्टर इंडिया एक्ट 1793 थी, जिसमें कि कंपनी की मोनोपोली एक्सक्लूसिव ट्रेड विद इंडिया जो 20 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया था, यानी चार्टर एक्ट 1833 जो सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन था जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इंडिया बनाया था। कौन थे वो? विलियम बेंटिक्ट थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद फिर देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या थी? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। और इन्होंने डुअल सिस्टम स्टार्ट कर दी थी, टिक कर लो, स्टार मार्क कर लो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी बना दिया था। ठीक है, सीओडी और बीओसी अब एग्जिस्ट करती थी। और बीओसी सीओडी मर्ज कब हुई थी? मैंने आपको पीवाईक्यू में बताया था, जल्दी बताओ मर्ज कब हुई है? 1857 रिवोल्ट में मर्ज हुई है। उसके बाद 1858 एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया में ये मर्ज हुई है। नाउ चार्टर एक्ट 1793 जो है ये रिन्यूड ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर है, अनदर 20 साल के लिए उसको रिन्यू कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर्स ड्यू टू पोर्टुगीज? ड्यू पोर्टुगीज को किसने सरेंडर किया था? तो ये हुआ था 1535 में। ठीक है, बहादुर शाह जो थे वो सुल्तान थे गुजरात के। सुल्तान थे किसके? गुजरात के। और इन्होंने 1535 में ड्यू किसको सरेंडर किया था? इन्होंने 1535 में ड्यू सरेंडर किया था पोर्टुगीज को। आप मुझे बताओ, इस टाइम पे विजयनगर एम्पायर में आखिर कौन से राजा थे?
अच्युत देव राय थे, जिन्होंने कृष्ण देव राय की जब डेथ हुई थी 1529 में, उसके बाद उनको इन्होंने सक्सीड किया था, है ना, याद रखना इस चीज को। और इसके एक एक पॉइंट को, अहमद शाह, मोहम्मद बागरा और मोहम्मद शाह, इन सबको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपको आइडिया हो, ताकि इन ऑप्शन से अगर बाद में क्वेश्चन बन जाए तो आपका गलत ना हो। सो आप देखो, बहादुर शाह सुल्तान ऑफ गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्टुगीज इन 1535 एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी इन विच पोर्टुगीज प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंस अगेंस्ट मुगल एम्पायर। उसके बाद अहमद शाह वन कौन थे, इनका टाइम पीरियड था 1535 की बात है। अहमद शाह का टाइम पीरियड था 1411 से लेकर के 1442 एंड अहमद शाह फाउंडेड द सिटी ऑफ अहमदाबाद, जिसको कि मिलिट्री पावर और पोइट्री के लिए भी जाना जाता है। अहमद शाह टू का टाइम पीरियड इनके बाद था विच इज 1451 टू 1458, और ये सारे कहाँ थे, ये सारे गुजरात में ही थे। दे ऑल वर द गुजरात सुल्तान्स, कीप दिस इन माइंड, रिमेंबर दिस, ठीक है, डेक्कन सल्तनत वाले पार्ट नहीं था ये। They faced conflict with the neighboring state and built the हौजी कुतुब टैंक इन अहमदाबाद, और ये भी डेक्कन सल्तनत के तो पहले थे। मोहम्मद बागरा कौन थे, इनका था 1458 टू 1511 का टाइम पीरियड एंड ही इज नोन फॉर कैप्चरिंग द फोर्ट्स ऑफ पावागढ़, जूनागढ़ एंड ही एक्सपेंडेड गुजरात सल्तनत सिग्निफिकेंटली। बहादुर शाह 1526 टू 37, he had the conflict with Portuguese and sought Ottoman support against them। मोहम्मद शाह टू का टाइम पीरियड 1442 टू 1451 था एंड वो फादर थे किनके, मोहम्मद बागरा के, एंड उन्होंने बहुत ज्यादा फेस किया था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग हिज रेन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed large dam across Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometers long from river to the capital city। अब आप बताओ विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड क्या है, हरिहरा बुक का 1336। आपको मैंने ये भी PYQ का क्वेश्चन ही है, ये मैंने आपको बताया था। और ये कब तक चलता है, ये 1672 तक वैसे तो विजयनगर एम्पायर रहती है, लेकिन 1565 में जो बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, जिसको कि बैटल ऑफ राक्षस गढ़ी भी कभी कभी कहा जाता है, तो बैटल ऑफ तालीकोटा या फिर बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी भी कहा जाता है, इसमें सैंक हो गया था विजयनगर एम्पायर बाय द डेक्कन सल्तनत। डेक्कन सल्तनत ने यूनानिमसली इन पे अटैक किया था और विजयनगर एम्पायर वो सैक डाउन। लेकिन इसमें 4 डायनेस्टी है। विजयनगर एम्पायर कहाँ है, साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर पे सिचुएटेड है, और विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी है। फर्स्ट इज संगमा, सेकंड इज सुलवा, थर्ड इज तुलवा एंड फोर्थ इज अराविडू। ये 4 डायनेस्टी है। इन चारों डायनेस्टी में हमें पता है देवराय 1 और देवराय 2 संगमा डायनेस्टी के हैं। सुलवा के नरसिंह देव राय सुलवा है। तुलवा के कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कृष्ण देव राय और अच्युत देव राय, ये दोनों किनके हैं, तुलवा के हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी में से देवराय 1 है संगमा डायनेस्टी के, उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने बनाया था तुंगभद्रा रिवर के अक्रॉस एक डैम और कैनाल भी, ठीक है। मल्लिकार्जुन तो एक ये भी है आंध्र प्रदेश में, मल्लिकार्जुन एक ज्योतिर्लिंग भी है, और मल्लिकार्जुन के बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे विरूपक्ष क्या है, पंपा देवी और विरूपक्ष जो है वो गॉड हैं किसके, विजयनगर किंगडम के। फीमेल गॉडेस इज पंपा देवी एंड विरूपक्ष इज लाइक इनकारनेशन ऑफ विष्णु। वो कौन से हैं, ये गॉड है विजयनगर किंगडम के। लेकिन आप वीर विजय और विरूपक्ष के बारे में भी अपने डू इट गूगल, नॉट एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, करके आप इसको लिखना, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपके सवाल आ जाए। सो देवराय 1 रूल्ड द विजयनगर एम्पायर 1406 से 22 तक, नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5, सोल्स आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो रॉक्स, मतलब नॉन लिविंग, रनिंग वाटर एंड मेनी द मैच्योर ऑब्जेक्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट लुक्ड ऑन द लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट्स। सोल के बारे में बात हो रही है ना, और सोल के बारे में ये बात हो रही है कि सोल सिर्फ लिविंग एंटिटी का नहीं है, सोल नॉन लिविंग एंटिटी में भी होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अनीमा में बिलीव किया जा रहा है, यानी एनिमिज्म में बिलीव है। एनिमिज्म में किसका था, कौन सा हेट्रोडॉक्स फॉर्म ऑफ रिलीजन था जिसका बिलीव था। तो अगर हमने, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी PYQ है, क्योंकि आपको PYQ में मैंने ऑलरेडी ये बताया था, अगर आपको याद होगा तो 2007-8 की PYQ में, कि जैनिज्म जो है, जैनिज्म बिलीव्स इन द सोल कॉन्सेप्ट, जैनिज्म बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, Jainism believes in the concept of rebirth and Jainism believes in the concept of universal law. The world is guided by universal law. PYQ में आया है ना। तो बेसिकली जैनिज्म ये कहता था कि यूनिवर्सल लॉ है जिससे कि पूरी दुनिया गाइड हो रही है, और वो जो यूनिवर्सल लॉ है दैट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कर्मा।
एज यू सो सो शैल यू रीप, आपने जो कर्म किया है आपको वही मिलेगा। अगर आपने गलत कर्म किया है तो आपको रीबर्थ होगा, अगर आपने सही किया है तो आपको लिबरेशन होगा। तो सही कर्म करने के लिए आप अपने कर्मा को मिनिमाइज करो, जितना आप अपने कर्मा को मिनिमाइज करोगे उतनी जल्दी आपको सोल को लिबरेशन मिलेगी। और सोल जो है लिविंग ऑब्जेक्ट में भी है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी है। यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जैनिज्म की बात हो रही है। ठीक है, बुद्धिज्म तो मध्यम मार्ग अपनाता था, बुद्धिज्म नहीं बिलीव करता था रीबर्थ में, है ना, कर्मा रीबर्थ में, तो ये गलत है। शैविज्म तो टोटल डिफरेंट फिलोसफी और वैष्णविज्म भी डिफरेंट फिलोसफी। तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, जैनिज्म बिलीव इन सोल। ठीक है, और अनेकातवाद की फिलोसफी थी, इसको आप स्टार मार्क कर लो। अनेकातवाद मतलब ट्रुथ जो है वो बहुत तरीके से हम सीख कर सकते हैं, बहुत तरीके से हमें मिल सकता है। सो बेसिकली ट्रुथ एग्जिस्टेड इन द मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल लाइफ फॉर्म्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following explains the practice of vatta kirutal mentioned in the sagma point? This is again repeated question. अगर आपको याद होगा ये 2023 का क्वेश्चन है। 2022 या 21 में हमने एक चीज डिस्कस किया था कि संगमा में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें नहीं थी। तो उसमें था कि संगम पीरियड के बारे में हमने बात की थी। 300 BC टू 300 AD वाज द टाइम ऑफ संगम पीरियड इन द साउथ इंडिया। और उस टाइम हमने बोला था कि हर संगम में फर्स्ट संगम, दो संगम, तीन, टोटल 3 संगम हुई थी। और सेकंड संगम में जो राइटिंग है तोलकपियम रिटन बाय तोलकपियार, ये ग्रामेटिकल राइटिंग है। उसमें क्या है कि उस राइटिंग में मेंशन है पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, एथिक्स, एवरीथिंग के बारे में संगम पीरियड में। और उसी में हम देखते हैं वत्ता किरुताल, और आपके एनसीईआरटी में भी ये वर्ड आपको मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है कि ऐसा राजा जो कि बैटल में डिफीट हो गया तो उन्होंने रिचुअल सुसाइड किया बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। कैसे, भूखे रह के, जैसे संथारा और सालेखन प्रैक्टिस होता है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था। जैनिज्म जब ले लिया था वो साउथ इंडिया चले गए थे, सरवन बेलगोल में ही गेव अप हिज लाइफ, है ना, संथारा सालेखन टाइप प्रैक्टिस किया था। वही चीज है संगम टाइम में, उसको कहते थे वत्ता किरुतल। बट इसका बस एक कंडीशन है कि वो राजा प्रैक्टिस करते थे, द वन हु गॉट डिफीटेड इन द बैटल। ठीक है, सो द किंग डिफीटेड इन द बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, एंड प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरुतल वाज द रिचुअलिस्टिक एक्ट ड्यूरिंग द संगमा पीरियड। ठीक है, वॉरियर जो हार जाते थे वो ऑनर में ह्यूमिलिएशन को अवॉइड करने के लिए या फिर एनिमी को कैप्चर होने से बचने के लिए प्रैक्टिस करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग। देवी चंद्रगुप्तम बाय बिल्हन। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्हन जो है वो चालुक्यन पीरियड में 10th सेंचुरी एडी में चालुक्य किंग के कोर्ट में थे। और उन्होंने क्या लिखा है, ये आपका काम है, गो ऑन गूगल एंड फाइंड इट आउट कि इनकी राइटिंग क्या है। आपको इनकी 3 राइटिंग्स मिलेंगी जिनका मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी। गूगल करके ये तीनों राइटिंग आप फाइंड आउट करो एंड मेमोराइज इट। मे बी यूपीएससी जो आने वाले ईयर्स में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दे बिल्हन की राइटिंग से। तो देवी चंद्रगुप्तम की राइटिंग को किसने लिखा था, तो द राइटर वाज विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त रोट देवी चंद्रगुप्तम, याद रखना, स्टार मार्क कर लो। हामिर महाकाव्य न्याय चंद्र सूरी, या फिर इनको नचिंद्र सूरी भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, नचिंद्र सूरी भी कहते हैं या नया चंद्र सूरी भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, हामिर काव्य उन्होंने लिखा है। मिलिंद पन्हो नागा अर्जुन ने नहीं लिखा है, मैंने आपको पीवाईक्यू में बताया है। दिस इज अगेन रिपीटेड। नागा अर्जुन की कौन सी फिलोसफी है, शून्यवाद की फिलोसफी है। नागा अर्जुन एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनकी शून्यवाद की फिलोसफी है। ठीक है, उन्होंने मिलिंद पन्हो नहीं लिखा है। मिलिंद पन्हो के राइटर नागा अर्जुन नहीं है, उनके राइटर है नागसेन। ये भी पीवाईक्यू है। मिलिंद पन्हो आपके आ चुका है पीवाईक्यू में, जिसमें मैंने आपको था कि किंग मनिंदर और नागसेन जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है जिसको कहते हैं मिलिंद पन्हो। सो रिटन बाय नागसेन। सो 3 इज आल्सो इनकरेक्ट। नीतिव्या का मित्रा ये लिखा गया है सोमदेव सूरी के द्वारा, और ये भी आपके पीवाईक्यू में 1990s में हमने ये देखा था कि नीतिवाक्य मित्र जो है वो सोमदेव सूरी एक राइटर है, उन्होंने लिखा था। ये पोएट है बेसिकली। सो ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे स्टार है बट इसमें आप बी लिख लेना। सो देवी चंद्रगुप्तम के राइटर कौन है, ही इज विशाख दत्त, नॉट बिल्हन। ठीक है, हामिर महाकाव्य के कौन है, न्यायचंद्र सूरी। मिलिंद पन्हो के कौन है, नागार्जुन। नागार्जुन नहीं है, नागार्जुन शून्यवाद के हैं। मिलिंद पन्हो के कौन है, नागसेन है। नितिन काव्य मित्रा के कौन है, सोमदेव सूरी। सो प्लीज रिमेंबर दिस, इट माइट कम रिपीट इन योर एग्जाम। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके से।
है ना. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Hoysala, Kakatiya, Gadhaval and Yadava. How many of the above said dynasty established their kingdom in early 8th century? Early 8th century का मतलब क्या, 700 से लेकर के 800 AD के बीच में early 8th century हो गया. इस टाइम पे तो कोई भी डायनेस्टी नहीं स्टैब्लिश हुई थी. होयसाला कहाँ हुई थी? होयसाला ऑफ होयसाला ऑफ बेलूर, है ना, या फिर हेलिबिडू, ये तीनों इनकी कैपिटल थी. और बेलूर हेलिबिडू कहाँ थी? कर्नाटका में थी, राइट. और कर्नाटका को पहले क्या बुलाते थे? द्वार समुद्रम. 2022 प्रीलिम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है ये बिल्कुल है, क्योंकि कर्नाटका द्वार समुद्रम, देवगिरी दौलताबाद महाराष्ट्र, आपने देखा था, यही से सवाल आया है. इसका मतलब कि देखो कैसे यूपीएससी पीवाईक्यू से आते हैं सवाल. कर्नाटका को उस समय द्वार समुद्रम कहते थे और होयसाला की वो कैपिटल थी, जिसको कि हम अभी बेलूर और हेलिबिडू कह रहे हैं, वो कैपिटल थी. द्वार समुद्रम किसका था? क्या, कर्नाटका का. और ये जो किंगडम स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था 10th सेंचुरी एडी में, ना कि 700 से 800 एडी में. 10th सेंचुरी एडी मतलब 900 एडी के आसपास ये स्टैब्लिश हुई थी. गधावल्स तो बहुत ही ज्यादा फेमस है. कनौज के राजा, है ना, उनकी बेटी कौन थी? संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान. यू नो द स्टोरी. सो बेसिकली ये कौन सी सेंचुरी की बात है? ये 11th सेंचुरी एडी की बात है, यानी 1000 एडी के बाद की बात है, जब गधावल्स कनौज की किंगडम स्टैब्लिश होती है ना. राजा जयचंद, है ना, गधावल्स आपको पता होगा, जिन्होंने की पृथ्वीराज चौहान को हराने में गुरी की मदद भी की थी. यादव डायनेस्टी महाराष्ट्र में थे. यादवास कहाँ के थे? देवगिरी की थे. देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, राइट. दौलताबाद, देवगिरी, ये सब. दौलताबाद बाद में देवगिरी बना था, देवगिरी बाद में, सॉरी, दौलताबाद बना था, आपको पता है. तो बेसिकली ये महाराष्ट्र में है, देवगिरी में. और देवगिरी का जो राजा रामचंद्र देव, इनके बहुत बड़े राजा थे, अगर आपको याद होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे थे राजा रामचंद्र देव. और ये जो देवगिरी की जो दौलत यादव की जो कैपिटल थी देवगिरी में, ये इनका डायनेस्टी स्टैब्लिश हुआ था महाराष्ट्र में 9th सेंचुरी एडी में, ना कि अर्ली 8th सेंचुरी एडी में. मतलब 800 एडी के बाद स्टैब्लिश हुआ है, 700 to 800 में नहीं हुआ है. ककातियास ऑफ वारंगल, है ना. एनआईटी वारंगल सुना है ना, आंध्र प्रदेश. एनआईटी वारंगल इसी से फेमस है. तो ककातियास ऑफ वारंगल, और ये कहाँ पे थे? आंध्र प्रदेश में थे. रुद्रामा देवी, एक फीमेल, रुद्रामा देवी एक तो साउथ इंडियन मूवी भी है, ये एक बहुत अच्छी एक फीमेल मतलब वॉरियर थी, एंड शी वाज द क्वीन. तो शी बिलोंग टू द काकातिया डायनेस्टी, राइट. सो बेसिकली ये भी ककातियाज ऑफ वारंगल भी बहुत लेट स्टैब्लिश हुआ है. इफ आई से 12th सेंचुरी एडी में स्टैब्लिश हुआ है, मतलब 1100 एडी के बाद. तो इसका मतलब ना 1 से आंसर सही होगा, ना 2, ना 3, ना 4. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. होयसाला 10th सेंचुरी, गधावल 11th सेंचुरी, काकातिया 12th सेंचुरी, यादवा 9th सेंचुरी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पूम फुहर एंड मुचरी, ये क्या है? अब आपका एनसीईआरटी आर एस शर्मा की ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. कोरकाई क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि एंशिएंट साउथ इंडिया में जो पांड्यन किंगडम थी ना, संगम एज में, इनकी पांड्यन कहाँ थी? तमिलनाडु में थी. और इनकी जो पोर्ट थी, पांड्यन किंगडम के पोर्ट का नाम था कोरकाई. किसकी थी? पांड्यस की, याद रखना. पॉम फूहर को फूहर भी कहते थे, ठीक है. और बाद में कावेरी पत्तनम पोर्ट भी इसी के पास था. और फूहर पोर्ट जो थी कावेरी पत्तनम पे, ये पोर्ट किसकी थी? ये चोलास के अंदर थी. ओके, संगमा चोलास, नॉट लेटर चोलास. कराई काल के टाइम के चोला, संगमा चोला. लेटर चोला तो थे विजयालया 9th सेंचुरी एडी. तो चोलास के टाइम पे. उसी तरह से मुचरी जो आप सोच रहे हो ना, मुचरी जो है वो केरला में है, और ये भी तमिलनाडु में है. चोलास भी तमिलनाडु में थे, मुचरी केरला में है. और केरला में मुचरी को मुजरिस भी कहते हैं, मुजरिस. ठीक है, कितने सारे ट्रेवलॉग्स में मुजरिस भी लिखा है, तो मुचरी मुजरिस दोनों सेम है. केरला में है. और मुजरिस पोर्ट जो थी वो चेरास के अंडर थी, क्योंकि वो, और ये भी कब थे? ये भी संगम पीरियड, यानी 300 BC से लेकर के 300 AD, संगम पीरियड के ये पोर्ट है. पॉम फूहर, मुजरी और कोरकाई. सो दीज आर व्हाट? दीज आर पोर्ट. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी रिपीटेड क्वेश्चन. हमने ये पीवाईक्यू में देखा भी है इससे रिलेटेड, राइट. Question number 10. With reference to ancient India, consider the following. The concept of stupa is Buddhist origin. नहीं भाई, concept of stupa is the Vedic origin. Vedic period में, later Vedic period में स्पेशली
स्तूपा का कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे कि रेलिक्स को जो है वो दफनाया जाता था. सो दिस इज नॉट अ बुद्धिस्ट ओरिजिन. स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, बिल्कुल सही बात है. अशोका ने 84,000 स्तूपा भी बनवाया था. अशोकावादन ये चीज बताती है. स्तूपा ये सब हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया. वोटिव एंड कॉमोमरेटिव स्ट्रक्चर, स्तूपा में हमने यूपीएससी पीवाईक्यू में पिछले 22 साल 24 साल की जो भी हमने डिस्कस की उसमें बहुत बार स्तूपा का हमने डिस्कस किया कि वोटिव एंड कॉमोमरेटिव स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का. यानी बी और सी करेक्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी आंसर. ठीक है, it is not a Buddhist origin. ये pre-Buddhist burial है. Question number 11. With reference to Indian history, Alexander Rhea, A.H. Longrust and Robert Sewell, James Burgess and Walter Elliot were associated with. अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारा जो नाम है ये आप यूपीएससी का मतलब एनसीईआरटी का आप 11th स्टैंडर्ड का जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में ही जो वो एक्सकेवेशन वगैरह है उसमें आपको ये नाम मिल जाएंगे और ये नाम डायरेक्टली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेटर्स के हैं और ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इन लोगों ने ये सारे जो एक्सकेवेटर्स हैं जिन्होंने मेसोलिथिक, पेलियोलिथिक, बुद्धिस्ट साइट इन सबको एक्सकेवेट किया था, इनका मेनली ये 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में इन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था और मेनली ये एसोसिएटेड है बहुत तरह के स्तूपा को, जैसे कि अमरावती स्तूपा वगैरह हो गया, इन सबको एक्सकेवेट करने में. जैसे अलेक्जेंडर रिया, A.H. लॉन्गरस्ट एंड रॉबर्ट सीवल, जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर एलियट, ये सारे एसोसिएटेड है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का इंडिया में. और इन्होंने बहुत ही केयरफुल एक्सकेवेशन किया था बहुत सारी साइट पे, जैसे भट्टी प्रोलू, घंटासाल, अमरावती, ये सारे रिलेक्ट कैस्केट्स. ठीक है, and this created curiosity among the Indian scholar about various aspects कि अमरावती स्तूपा जो है, घंटा साल, ये आया ना प्रीलिम्स में कि घंटा साल क्या था, तो घंटा साल क्या था, स्तूपा था. घंटा साल पोर्ट का आया था कि क्या ये पोर्ट था, देखो यही से, तो इसको याद रखना कि ये सारा स्तूपा था, घंटा साल, भट्टी प्रोलू और अमरावती. ठीक है, और ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 बेसनगर शैवाइट केव गलत हो गया क्योंकि बेसनगर कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश में. और ये जो बेसनगर जो केव है दिस इज बेसिकली हेलियोडोरस पिलर है ना. हेलियोडोरस पिलर, हेलियोडोरस कौन है, एक ही इज अ ग्रीक स्कॉलर हेलियोडोरस. और ये किसके कोर्ट में थे, ये शुंगा के कोर्ट में थे, शुंगा किंग के कोर्ट में थे. पुष्यमित्र शुंगा के बारे में जानते हो आप, 185 बीसी में जब पुष्यमित्र शुंगा ने मौर्याज, मगध में जो मौर्याज का रूल था, लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ को मारा था क्योंकि ये धम्मा फॉलो करता था. और पुष्यमित्र शुंगा क्या फॉलो करते थे, स्ट्रिक्ट ब्राह्मणिज्म. और ब्राह्मणिज्म में शैविज्म नहीं, क्या वैष्णविज्म, वैष्णविज्म को ही फॉलो करते हैं. तो बेसिकली जो है इसका आंसर हो जाएगा बेसनगर का ए हो जाएगा क्योंकि हेलियोडोरस किसके ग्रीक स्कॉलर थे. और इन्होंने जो बेसनगर में जो पिलर है इसमें इन्होंने वासुदेव को डेडिकेट किया है. ये पिलर वासुदेव का मतलब क्या होता है, वासुदेव का मतलब होता है कृष्ण भगवान. ठीक है, सो बेसिकली इट इज नॉट अ शेवेड केव श्राइन. जो बेसनगर पिलर है वो कौन सा केव श्राइन है, दिस इज अ वैष्णवाइट केव श्राइन. शुंगा पीरियड के, शुंगा किंग के कोर्ट में हेलियोडोरस एक ग्रीक स्कॉलर थे. ठीक है, और रीजन भी शुंगास का इनको मारने का मौर्यास का यही था कि वो उसके फिड्यूटरी थे शुंगा मौर्यास के, और उनका था कि भैया ये क्यों धम्मा फैला रहा है, ब्राह्मणिज्म क्यों नहीं फैला रहा. तो भज बुद्धिस्ट केव श्राइन, भज तो बुद्धिस्ट केव श्राइन है. भज कहाँ है भाई, भज महाराष्ट्र में है, डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म. सही है. सीतानावंसल जैन केव श्राइन, बिल्कुल सही बात है. सीतानावंसल कहाँ है, तमिलनाडु में है सीतानावंसल. और भज केव जो है वो 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम का है. ठीक है, भज केव इज वेरी वेरी फेमस केव श्राइन एंड इट इज 2nd 3rd सेंचुरी बीसी. और जो सीतानावंसल केव है तमिलनाडु में, ये जैन केव है, इसको एकदम याद रखना. और ये केव जो है वो एक चीज के लिए, और ये भी 2nd सेंचुरी बीसी की ही केव है, और ये एक चीज के लिए बहुत सारा फेमस है. पता है वो क्या है, वो है मूरल्स. सीतानावंसल केव्स आर वेरी वेरी फेमस फॉर द मूरल पेंटिंग्स. सो मूरल्स के लिए फेमस है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नन नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. ठीक है, बेसनगर शैविट नहीं है, बेसनगर हेलियोडोरस पिलर, इसको खम्बाबा भी कहते हैं. प्लीज याद रखना है इसको प्री के लिए, कभी खम्बाबा आ गया कंफ्यूज नहीं होना. एसोसिएटेड विद वैष्णविज्म एंड नॉट प्राइमरली फॉर शैविट केव श्राइन. भज केव जो है बुद्धिस्ट केव श्राइन है, रॉक कट है महाराष्ट्र में, 2nd 3rd सेंचुरी बीसी का. सीतानावंसल जैन केव श्राइन है. ठीक है, फ्रेस्को और मुरल्स के लिए ये फेमस है एंड दिस इज बेसिकली इन तमिलनाडु. ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ आया होगा. अब हमारे पास सिर्फ 2024 का बचता है जो कि हम नेक्स्ट वाले सेशन में कर लेंगे. उसके बाद हम फुली 1993 टू 2024 अपना पीवाईक्यू हिस्ट्री का डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे.
एंड आपके पास कोई डाउट है आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन. टिल देन कीप स्टडीइंग.